ऑल राइट। तो सर स्केल हमने सीख लिया, 3 लेक्चर लगाए हमने स्केल को। आज शुरू करेंगे इसको वर्नियर कैलिपर। ये आपने पहले देखा होगा, कभी फिजिक्स की लैब में देखा होगा, आपने इसको यूज़ भी किया होगा, पर मुझे उम्मीद है कि आज भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग दोबारा सीखेंगे मेरे से। थोड़ा सा एक्टिव रहना। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, एक बात बताना चाह रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुनें। मैं समझ रहा हूँ इस उम्र में या किसी भी उम्र में, मेरी उम्र में भी, अगर हम कोई हुनर सीखना चाहते हैं, कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं या कोई नया काम सीखना चाहते हैं, तो हमें हमेशा शक रहता है कि जो आज हमें समझ में आ रही है ये हमें बात याद रहेगी या नहीं रहेगी। ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। आप अपनी याददाश्त को शार्प ना करें, आप अपनी नज़रिए को शार्प करें, उसको टेक्निकल, साइंटिफिक या एनालिटिकल आपका एक आउटलुक होना चाहिए, एक नज़रिया होना चाहिए। वो तब होगा जब हम चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। ये शुरुआत है आपकी, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटने वाला है आपको कि आपको ये याद रखना है इम्तिहान तक। इम्तिहान के प्रेशर में नहीं पढ़ना है। फॉर्मूले, थ्योरम, लॉज, थ्योरी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको समझ गए तो आप चीज़ों को नए चैलेंजेस का सामना करना सीख जाएंगे। इसका क्या मतलब है समझा रहा हूँ। ये वर्नियर कैलिपर आपके सामने है। जरूरी नहीं है कि सेम यही लीस्ट काउंट का, इसी जीरो एरर का वर्नियर कैलिपर आपको हमेशा मिलेगा। वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट भी अलग हो सकती हैं और वर्नियर कैलिपर के जीरो एरर तो हमेशा अलग होंगे ही होंगे। हमें यह समझना है कि वर्नियर कैलिपर करता क्या है, किस चीज़ का बना है, कैसे कैसे नापता है, रीडिंग लेते हुए क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं और जीरो एरर से कैसे खेलते हैं। उस कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो। इस इंस्ट्रूमेंट को और आज के लेक्चर को वर्ड फॉर वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैं कह रहा हूँ उसको सिर्फ आपको आज समझने की कोशिश करनी है। तो ये शुरू करेंगे। इसका नाम क्या है भाई? वर्नियर कैलिपर। आपने इसका प्रयोग पहले कभी किया होगा। आमतौर पे ये भी स्केल की तरह ही काम करता है, मतलब वही प्रयोग है इसका भी। सीधी रेखा, जिसको रेखीय साइज कहते हैं, लीनियर डायमेंशन उसको इंग्लिश में कहते हैं, उसको ये नापता है। लीनियर डायमेंशन का मतलब क्या है? लीनियर डायमेंशन का मतलब ये है कि मान लीजिए ये स्केल से हम इसकी कोई लेंथ नाप रहे हैं या विड्थ नाप रहे हैं, उसी तरह इससे भी हम नाप सकते हैं, इसकी लेंथ या विड्थ नाप सकते हैं। ये भी एक सीधे रेखा में आपके साइज को नापता है। कोण में नहीं नापता, वृत्तीय नहीं नापता, ये क्या नापता है? लीनियर, यानी कि एक सीध में कोई दूरी होगी उसको ये नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। पर स्टील रूल से ज़्यादा एक्यूरेट है और ज़्यादा प्रिसाइज है। इसका क्या मतलब है? इसकी रीडिंग जब हम लेते हैं तो त्रुटियां होने की गुंजाइशें बहुत कम हैं और ये जो साइज़ है उसके बहुत करीब जाके आपको बता देगा। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था एब्सोल्यूट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये स्केल से ज़्यादा सटीक बता देगा आपको। स्टील रूल यानी कि स्केल जिसको हम कहते हैं, उसका लीस्ट काउंट हो सकता है छोटे से छोटा 0.5 mm, मतलब वो आधा mm से छोटी दूरी को सटीकता से नाप ही नहीं पा रहा। आप अंदाजे से कुछ भी कर दो लेकिन वो नहीं नाप पाएगा ना। उसमें तो जो डिवीजन बने हुए हैं वो आधा mm के बने हुए हैं, तो वो स्केल जो है वो आधा mm से कम नहीं नाप सकता। ऐसे ही आपका जो मेजरिंग टेप होता है, जो आपका मेजरिंग टेप है उसका तो लीस्ट काउंट 1 mm है। और थंब रूल के तौर पे आप इसको ऐसे समझ लेना, जिसका जो लीस्ट काउंट होता है उसमें त्रुटियां उतनी ही उस अपने लीस्ट काउंट के अनुसार ही होती हैं। जैसे टेप से अगर आप कोई रीडिंग लोगे तो हो सकता है उसमें 1 mm की त्रुटि हो जाए। स्टील रूल जिसका आधा mm लीस्ट काउंट है उसमें त्रुटि होने की गुंजाइश आधा mm की है, यानी कि उसके एक्चुअल साइज में ज़्यादा ज़्यादा कितना त्रुटि आ जाएगी, एरर आ जाएगा? आधा mm का। तो इससे लेना ज़्यादा फायदेमंद है ना। ये तो बात समझ में आ रही है। वर्नियर कैलिपर जो है आपका, इसका लीस्ट काउंट, ये लीस्ट काउंट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसको वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट भी कहा जाता है कभी कभी, ठीक है। अगर वर्नियर कांस्टेंट लिखा हुआ है तो आप समझ लेना कि वो उसका लीस्ट काउंट ही है। इसका लीस्ट काउंट हो सकता है 0.02 हो सकता है। क्यों कह रहा हूं? जरूरी नहीं है कि हर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट यही हो। अभी जब हम इसके आगे लीस्ट काउंट को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे उस बात को। इसका लीस्ट काउंट 0.01 भी हो सकता है। पर ये दोनों जो लीस्ट काउंट हैं वो इन वर्नियर कैलिपर में आएंगे, जो एक तो डायल वाला वर्नियर कैलिपर है और एक डिजिटल डिस्प्ले वाला वर्नियर कैलिपर है। ये जो मैनुअल वाला है ना आपका, मैनुअल वर्नियर कैलिपर, इसका लीस्ट काउंट या तो 0.1 होगा mm और या फिर 0.02 mm होगा। सर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता 0.02 mm से। 0.02 mm से ज़्यादा ये है ना बेटा, मतलब कम, ज़्यादा नहीं कम। भाई 0.02 और 0.01 में कौन सा छोटा है?
जी 1 वाला। तो अगर हम ऐसा कोई वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं जिसका लीस्ट काउंट 0.01 है तो उसमें त्रुटि भी छोटी आएगी ना, तो वो साइज को ज्यादा एक्यूरेट नाप रहा है ना। आमतौर पर वर्कशॉप में आपको ये मिलेगा क्योंकि ये सस्ता होता है। सर इसमें नहीं मिल सकते हैं 0.01 हाँ नहीं, इसमें नहीं मिल सकते, क्यों सर? अभी वो आगे बताऊंगा आपको। हम स्टील रूल में 0.5 से कम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लाइन इतनी करीब करीब हो जाती है कि हम उनको अलग अलग देख नहीं पा रहे हैं ना, तो त्रुटियां एक्यूरेसी में गड़बड़ होने लगती है। इसमें क्या होगा, अगर हमने इसको ज़्यादा यहीं के यहीं इसके लीस्ट काउंट को ज़्यादा करने की कोशिश करी तो ये भारी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा बनना पड़ेगा, उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो त्रुटियां वैसे आने लगेंगी, हमारा काम करने के तरीके गलत हो जाएंगे। ये हल्का भी तो होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी होगा कि 2 आदमी इसको लेकर काम करेंगे। इसको ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसको 2 आदमी या पूरी जान लगा के इसको हम रोक ही नहीं पा रहे हैं, उसको हाथ कांप रहा है हमारा, भारी सामान को ऐसे नहीं कर सकते ना बेटा। तो ये बड़ा हो जाएगा बहुत, उसको हैंडल करना एक आदमी के लिए मुश्किल होने लगेगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा? उसके लिए हमने ये वाले बनवाए ना भाई, डायल वाला है तो आप डायल वाले रीडिंग वाला लें जिसपे डायल लगा हो, इसको डायल कहते हैं बेटा। ये 0.01 तक आपको नाप दे देगा, इस प्रिसीजन पे नाप दे देगा। और ये डिस्प्ले वाला जो है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले वाला, ये भी आपको दे देगा। इसमें सेल लगता है, इसमें एक डायल है, अंदर गियर लगते हैं बस। यहाँ बात समझ में आ रही है भाई? पर हम अपना ध्यान कंसंट्रेट करेंगे इस पर, क्योंकि ज़्यादातर आपको यही मिलेगा। ये लगभग 1000 रुपये के करीब का होता है लगभग, मतलब कुछ अच्छी क्वालिटी के 2000 2500 तक भी आ सकते हैं और कुछ हल्की क्वालिटी के 500 रुपये तक भी आ सकते हैं। ठीक है, तो लगभग 1000 रुपये आप मान के चलें। लेकिन जैसे जैसे आप इन पर जाएंगे, हाई प्रिसीजन पे जाएंगे, तो फिर आपका वो महंगा होने लगेगा। वर्नियर कैलिपर क्या है, अगर कोई आपसे पूछे वर्नियर कैलिपर क्या है, वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो लीनियर डायमेंशन यानी कि रेखीय दूरी को नापता है। ठीक है, और एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ नापता है। मेजरिंग टेप और स्टील रूल से ज़्यादा एक्यूरेट है इससे रीडिंग लेना, मतलब हम साइज को बहुत उसके एक्चुअल साइज के करीब पहुंच जाते हैं, उसमें त्रुटियां साइज में कम हो जाती है। ये 3 समझ में आ गए ना? ये हमारा मैनुअल वर्नियर कैलिपर होता है, इसमें हमें खुद गणना करनी पड़ती है, रीडिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद गणना करनी पड़ती है। इसमें सिर्फ पढ़ना पड़ता है जो आपका साइज है, इसमें भी आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, लीस्ट काउंट अलग अलग हो सकते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि वर्नियर कैलिपर स्टील रूल और इंच टेप या मेजरिंग टेप से ज़्यादा एक्यूरेट है और ज़्यादा प्रिसाइज है, और ये एक लीनियर मेजरमेंट लेने का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, अब बात करते हैं इसके मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन की। ये किस चीज़ का बना होता है? ये जो आपका वर्नियर कैलिपर है स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इस पर लिखा भी होगा, देखिए यहाँ पर कहीं लिखा होगा स्टेनलेस स्टील, हार्डन्ड भी लिखा है नीचे। अभी बता रहा हूँ इसका क्या मतलब है। लेकिन अगर आप मास्टर गेज की बात करें, मास्टर गेज मतलब अगर आप ऐसे वर्नियर कैलिपर की बात करें जिससे दूसरे वर्नियर कैलिपर को चेक करा जाएगा, ठीक है, तो हम उसको इनवार स्टील का भी बना सकते हैं। वो महंगा हो जाएगा बहुत। आपको अभी इन नामों को समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझना ये है कि जब हम वर्नियर कैलिपर बनाएंगे तो मटेरियल कैसा हो। पहली बात ये है कि मटेरियल जो है हार्ड होना चाहिए। हार्ड को आप क्या समझते हैं, क्या होता है हार्ड? कठोर, करेक्ट। लेकिन मेटल हार्ड है, धातु हार्ड है, इसका क्या मतलब समझ में आता है आपको? देखिए, ये कई बार खुलेगा, कई बार बंद होगा, बार बार इसकी रीडिंग ली जाएगी, उसके बाद जॉब यहाँ आएगा, बार बार इसको जॉब के अंदर ऐसे फंसाया जाएगा। ये घिस नहीं जाएगा, 1 साल बाद घिस नहीं जाएगा। घिसोगे तो ये वाला जो इसका वो है जो बंद होने के बाद जॉब मिल रहे हैं, ये करीब नहीं हो जाएंगे, ये सारा स्केल नहीं बिगड़ जाएगा इसका। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर ये ढीला हो गया, ये फिलहाल स्लाइडिंग फिट होना चाहिए, लेकिन अगर ये ढीला हो गया, ऐसे ऐसे भी होने लगा, तो हमारी रीडिंग गलत नहीं हो जाएगी। और हम कौन सी रीडिंग की बात कर रहे हैं? 1 mm के भी 100वें हिस्से की बात कर रहे हैं या 50वें हिस्से की बात कर रहे हैं। 1 mm कितना है? तुम्हारे नाखून की मोटाई जितना, उसको 100 हिस्सों में भाग कर रखा है, उतनी छोटी सी दूरी की बात कर रहे हैं हम। तो हल्का सा ये हिला, हल्का सा आप हिले, आपकी नज़र हिली, डायमेंशन गलत पढ़ाई हो जाएगी उसकी। बात समझ में आ रही है? हम बिल्कुल एक्यूरेट और प्रिसाइज, इनको प्रिसीजन मेजरिंग इक्विपमेंट भी कहते हैं, सूक्ष्म मापी यंत्र। ये बहुत सूक्ष्म साइज को मापते हैं के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो पहली बात, ये जिस भी मटेरियल का बना है, मैंने मटेरियल तो आपको बता दिया ना, स्टेनलेस स्टील है, हार्डन्ड कार्बन स्टील भी कह सकते हैं आप उसको, और कभी कभी निकिल स्टील का यानी कि इनवार स्टील का भी ये बनता है। ये 3 है चीज़ें। इनवार की स्पेलिंग लिख दूँ आपके लिए? इनवार स्टील निकिल का एक एलॉय है, INVAR, इनवार स्टील, जिसमें लगभग 30%, नॉट श्योर, अभी एकदम इतना हो सकता है 30 से 35% उसमें निकिल की एलॉइंग की जाती है। और वो क्यों की जाती है अभी बता रहा हूँ। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी हमने
समझ ली क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। ठीक। दूसरी, इस धातु में क्या खूबी होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, इसमें जंग नहीं लगना चाहिए। जंग लगेगा तो वो दिखना बंद हो जाएगा ना हमको, इसका स्केल खराब हो जाएगा ना। इसमें जंग नहीं लगना चाहिए, तो ये रस्ट रेजिस्टेंट भी होना चाहिए। यहां बात समझ में आ रही है। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी टेम्परेचर के वेरिएशन में इसका साइज नहीं बदलना चाहिए। आपको ये पता है गर्मी में चीज़ें फैल जाती हैं, सर्दी में चीज़ें सुकड़ जाती हैं। हम लोग भी सुकड़ जाते हैं ना, गर्मी में चलते हैं छाती तान के, सर्दी होने लगती है तो ऐसे कंबल में, क्या कहते हैं उसको, कंबल की क्या मार के बैठते हैं, बुक्कड़। हाँ, बुक्कड़ मार के बैठ जाते हैं तो सुकड़ जाते हैं ना। धातु भी ऐसा होता है। अब गर्मी में ये फैल गया, मान लीजिए इसकी स्केल बड़ा हो गया तो डायमेंशन गलत नहीं हो जाएगी। सर्दियों में सुकड़ गया, डायमेंशन गलत नहीं हो जाएगी। तो इस धातु में एक ऐसी खूबी होनी चाहिए कि टेम्परेचर के वेरिएशन में इसमें साइज में चेंज ना हो, यानी कि इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन उसको कहते हैं, रेखीय प्रसार का गुणांक, वो बहुत कम होना चाहिए। जितना वो कम होगा उतना ही धातु गर्मी में कम फैलेगा और सर्दी में कम सुकड़ेगा। तो इसका डायमेंशन, यानी कि इसके स्केल की डिवीजन खराब नहीं होती है। यहां तक बात समझ में आ गई भाई। इसके अलावा इसमें और भी गुण होने चाहिए। टफनेस का गुण होना चाहिए। टफनेस मतलब ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल लचीला हो, ऐसे टेढ़ा बेढ़ा हो सके। और इसमें टेंसाइल स्ट्रेस होनी चाहिए और बहुत सारे यांत्रिक गुण इसमें होने चाहिए। तो हम इन सारे गुणों को कहाँ पाते हैं, स्टेनलेस स्टील में। उसको हार्ड कर दिया जाता है, हीट ट्रीटमेंट से उसको हार्ड बना दिया जाता है। हार्ड मतलब वो घिसाव रोधी, उसको हिंदी में कहेंगे, क्या कहेंगे, घिसाव रोधी होना चाहिए, जंग रोधी होना चाहिए, और टेम्परेचर के वेरिएशन में इसमें लंबाई में फर्क नहीं आना चाहिए। लीस्ट काउंट मतलब अल्प मान, उसको आप हिंदी में कहेंगे कि छोटे से छोटा वो मान जो वो सटीकता से नापने के लिए सक्षम है, क्षमता रखता है वो इंस्ट्रूमेंट। स्टील रूल 0.5, और जरूरी नहीं है कि हर स्टील रूल 0.5 का लीस्ट काउंट रखता हो। ऐसा भी हो सकता है कि स्टील रूल भी 1 mm के लीस्ट काउंट में मिल रहा हो। मेजरिंग टेप हमेशा 1 mm के लीस्ट काउंट में आपको मिलेगा। वर्नियर कैलिपर 0.1, यानी कि 0.5 का भी छोटा 5वां हिस्सा वो नाप देगा। ये बात समझ में आ गई। ओके, अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की। पर्दा हट गया ना, उसमें टाइम नहीं लगता। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, उन्हें क्या कहते हैं। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है ये बातें, ठीक है। ये वर्नियर कैलिपर दिखाई दे रहा है बेटा आपको, उसमें दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा होगा। ये वर्नियर कैलिपर ऐसा है इस समय आपके सामने, ठीक है। अब इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं और वो पार्ट किस किस काम आते हैं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे हैं ये ऊपर वाले ये जॉज है, इनको क्या कहेंगे, इंटरनल मेजरिंग जॉज। जॉज मतलब जबड़े, ये इसके जबड़े हैं। तो अगर आपको कोई आंतरिक साइज नापना होगा वर्नियर कैलिपर से तो आप इन जॉज का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। कैसे, मान लीजिए ये एक कोई बैरिंग है, वैसे बैरिंग नहीं है, मान लो ये बैरिंग है और इसके अंदर का मुझे बोर यानी कि इंटरनल डायमीटर नापना है। तो मैं ऐसे तो नहीं नाप सकता ना इसको, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले साइज को ऐसे नापना पड़ेगा, ऐसे। तो ये अंदर के जो जॉज हैं इसका ये वाला किनारा इधर और ये वाला किनारा इधर लग जाएगा और तब मुझे वो रीडिंग लेनी पड़ेगी। ऊपर वाले जो जॉज हैं वो इंटरनल साइज को नापते हैं, इसलिए इनका नाम इंटरनल जॉज कहा गया। इसको अपर जॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर जॉ, क्योंकि ये ऊपर की तरफ होता है, वर्नियर कैलिपर के ऊपर की तरफ होता है। दूसरा पार्ट है इसका लोअर जॉ, जो नीचे की तरफ होते हैं, इसको हम एक्सटर्नल डायमेंशन मेजरिंग जॉ भी कहते हैं। मतलब ये बाहर के साइज को नापेगा। मान लीजिए इसके बैरिंग का मुझे बाहर का डायमीटर नापना है तो फिर मैं नीचे वाले जॉज का प्रयोग करूंगा और इस तरीके से मैं उस साइज को नापूंगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ओके। और इसको क्या कहेंगे, लोअर जॉ भी कहेंगे। एक्सटर्नल भी कह सकते हो, आउटसाइड भी कह सकते हो। ये बाहर के साइज को नापेगा, उसे एक्सटर्नल कह लो, आउटर कह लो, क्योंकि ये नीचे की तरफ होते हैं, इसे लोअर जॉ कह लो। अलग अलग किताबों में अलग अलग आपको ये नाम मिल जाएंगे, पर आप समझ जाओगे ना ये क्या किसकी बात कर रहे हैं। ये आपका वर्नियर कैलिपर है, सीधा ऐसे पकड़ा जाता है। ऊपर की तरफ जो जॉ हैं वो इंटरनल डायमीटर यानी कि इनसाइड डायमेंशन को लेने के लिए बने हैं। डायमीटर नहीं कहना चाहिए, इनसाइड डायमेंशन कहनी चाहिए। हो सकता है कोई चकोर चीज़ हो, उसके अंदर अंदर का नाप मुझे लेना हो, खोखली कोई चीज़ हो। बात समझ में आ रही है। तो ये इंटरनल या इनसाइड, ये एक्सटर्नल या आउटसाइड जॉज कहलाता है। अब इसमें तीसरी चीज और है, वो है इसकी पूंछ। इसको हम डेप्थ रॉड कह लो, डेप्थ बार कह लो। मान लीजिए कोई खोखली चीज थी, ठीक है, ऐसे एक मॉडल के तौर पे इसकी मुझे डेप्थ नापनी है
एक वॉलंटियर आएगा प्लीज़, कोई एक आ जाए बच्चा, इसको बस यहाँ पर ऐसे पकड़ लीजिए, थोड़ा कैमरे से हटके ताकि कैमरे में आता रहे। हाँ थैंक यू। अगर मैं इसकी डेप्थ को नापना चाहूँगा तो मैं इसकी डेप्थ को ऐसे नापूंगा, ये तो कागज़ का है और वो सीधा रखते हुए बाकी सारी प्रोपोर्शन मैं आपको बता दिया, और यहाँ पर मैं रीडिंग पढ़ लूँगा। थैंक यू। बाहर को नापना होगा तो यहाँ से नापूंगा, अंदर से नापना होगा तो ऐसे नापूंगा, जो भी आपको डायमेंशन नापनी है। ये इनसाइड डायमेंशन, ये आउटसाइड डायमेंशन और ये डेप्थ। और ये कैसे काम करते हैं इसको समझना भी बड़ा मज़ेदार हो सकता है। जब हमारा वर्नियर कैलिपर बंद होता है, मतलब वो अपनी जीरो की अवस्था में होगा, ऐसे ये बिल्कुल बंद है जॉस, तो आप देखेंगे जो बाहर बाहर का एरिया आउटसाइड वाला जॉज है, इसके ये दोनों फेस मिल जाएंगे, ये जीरो पे आ गया। और जो इंटरनल वाला है, इसके जो बाहर बाहर वाले फेस हैं वो आपस में मिल जाएंगे ऐसे, ये यहाँ पर जाके मिल जाते हैं, यानी कि ये जीरो पे आ गए। और इसकी जो पूंछ है वो इसके इस फेस पे जाकर मिल जाएगी, यानी कि ये जीरो पे आ गए। जब जीरो पे है तो आपका इनसाइड वाले जॉज भी अपनी जीरो पोजीशन पे हैं, आउटसाइड वाले जॉज भी अपनी जीरो पोजीशन पे हैं, और डेप्थ वाली रॉड भी अपनी जीरो पोजीशन पे है। ये जो बीच में इसके स्केल है, ये पूरा लंबे वाला स्केल, ये कहलाता है मेन स्केल। और ये मेन स्केल बिल्कुल वही है जो आपके स्टील रूल का है, ऐसा समझो ये स्केल ही है आपका जो अंदर लगा हुआ है पर। और इसको फिक्स्ड भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड स्केल भी कहते हैं, क्योंकि ये मूव नहीं करता, ये तो अपनी जगह रहता है, ये फिक्स है। मूव क्या कर रहा है, इसके ऊपर दूसरे वाला स्केल मूव कर रहा है। यहां पर आप देखेंगे नीचे स्केल बना हुआ है, दिख रहा है स्केल बना हुआ। ये जो स्केल है आपका, ये नीचे वाला, इसको कहेंगे वर्नियर स्केल, और इसको मूविंग स्केल भी कहते हैं। उसके अलावा एक ऊपर ये एक या दो आपको स्क्रू दिखाई देंगे, इसको हम कहेंगे लॉकिंग स्क्रू। जब आपने रीडिंग सेट कर ली, ये क्यों दिए जाते हैं, इसको भी देखो, आप अगर इसको समझोगे ना बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था इंजीनियरिंग कॉमन सेंस के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने कॉमन सेंस यानी कि सामान्य ज्ञान को साथ लेकर चलेंगे, इंजीनियरिंग बहुत आसान है बेटा। अब सोचो, हमने यहाँ से ये रीडिंग ली, और ये रीडिंग भी 1 mm के 20वें या 50वें हिस्से को बता रहा है, मुझे 50वें हिस्से को बता रहा है, ठीक है, या 100वें हिस्से को बता रहा है। अब इसको जब मैं निकालूंगा तो तुम्हें लगता नहीं ये थोड़ा सा हिल सकता है, हिल सकता है ना। मुझे ये रीडिंग लेने के बाद इसको यहाँ पे लॉक करना पड़ेगा, ताकि जब मैं इसको निकालूं तो इसका साइज बड़ा ना हो जाए। ये लॉक करने के लिए होता है, साइज लेने के बाद। साइज लेते हुए इसको मूव करते हुए ये हमेशा ढीला होना चाहिए, वरना आपका ये घिस जाएगा, खराब हो जाएगा। इसमें मतलब वो जो डायल वाले हैं, हाँ 100% लॉक आपको हमेशा मिलेगा, क्योंकि जब आप डायमेंशन लेने के बाद उसको निकालेंगे तो ये खुल सकता है। ये छोटा तो नहीं हो सकता, ये तो बात समझ रहे हो भाई, इससे छोटा थोड़ी हो जाएगा निकालते हुए, लेकिन निकालते हुए ये बड़ा हो सकता है साइज आपका, तो हमें लॉक करना पड़ता है बेटा। उसके अलावा आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, लॉक के बाद भी आप अगर पूरी जान लगा दोगे तब भी बड़ा हो जाएगा वो साइज, ठीक है। तो ट्रेनिंग और ये लॉक दोनों काम करेंगे। ये दोनों जो एक भी लगा हो सकता है, जैसे इसमें 2 लगे हुए हैं, 2 भी लगे हो सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, लॉकिंग स्क्रू। ये लॉक कर देता है उस डायमेंशन को जो आपने ले ली, फिर उसको बाहर निकाल के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नीचे यहां पर एक आपको गोला सा दिखाई दे रहा है, इसमें वो नहीं है, उसको थंब स्क्रू कहते हैं, मतलब वो अंगूठे से उसको आगे धक्का देने के लिए। अलग अलग मॉडल के होते हैं ना, मैंने आपको बताया ये अलग अलग मॉडल के होते हैं। अच्छा है कि ये ड्राइंग या ये फोटोग्राफ आपको किसी और वर्नियर कैलिपर की है और ये किसी और की है। थंब स्क्रू इसको कहेंगे, थंब स्क्रू, क्योंकि अंगूठे से हम इसको आगे और पीछे सरकाते हैं। इसमें थंब स्क्रू ना देके इन्होंने ये फाइन एडजस्टमेंट का एक अलग से प्रोविजन दे रखा है। इसको जब आप स्क्रू को ऐसे करेंगे तो ये बहुत करीब, मतलब बहुत धीरे धीरे उसको आगे ले जाएगा और बहुत धीरे धीरे उसको पीछे ले जाएगा। उसके लिए हमें इस वाले स्क्रू को लॉक करना पड़ता है। ये पहले लॉक कर दिया, अब जब इसको मैं आगे पीछे करूंगा तो ये वाला स्केल आगे पीछे जाएगा, तो बहुत महीन डायमेंशन हम, मतलब धीरे धीरे हम उस डायमेंशन तक पहुंचते हैं, झटके से नहीं पहुंचते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, फिर अंगूठे से आपको एकदम ले जाना पड़ेगा उसको। बात समझ में आ रही है? तो फिर जब वो डायमेंशन आ जाती है तो इस वाले को भी हम लॉक कर देते हैं। मतलब जब हम डायमेंशन के करीब पहुंचते हैं, थोड़ा सा ही डायमेंशन का फर्क रह जाता है, तो इस वाले को लॉक कर देते हैं, फाइन एडजस्टमेंट वाले को। उसके बाद फिर इस वाले जो थंब स्क्रू यहाँ पर इसका ये है, इससे जब हम करते हैं तो ये पूरा स्केल जो बाकी बचा हुआ है ये आगे पीछे, वो तो अपनी जगह फिक्स हो गया ये वाला हिस्सा, ये आगे पीछे जाएगा। आपको खोलना है या बंद करना है, ऐसे जाएगा। बार बार रीडिंग लेनी पड़ती है ना, मैंने आपको कहा था एक रीडिंग पे भरोसा मत करना, कई सारी रीडिंग लेकर उसका एवरेज निकालना होता है हमें। तो फिर वो रीडिंग जब आ जाती है तो इसको लॉक करके बाहर निकाल के पढ़ लेते हैं। समझ में आ गई बेटा बात? और कुछ चीज़ इसमें ऐसे आपको दिखाई दे रही हो, कोई और ऐसा पार्ट जो आपको समझ में ना आ रहा हो? इंपीरियल स्केल ब्रिटिश स्केल को कहते हैं, मतलब ऊपर इंच वाला स्केल है और नीचे सेंटीमीटर वाला स्केल है। इस पूरे स्केल को हम मेन स्केल कहते हैं। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका फीटा।
अब 5 मिनट का ब्रेक, क्योंकि मैं इस वीडियो को जब अपलोड करूंगा तो एक साथ 1 घंटे की नहीं करूंगा, उसको 3 हिस्सों में विभाजित कर दूंगा ताकि आप लोगों को दोबारा देखने में जल्दी हो जाएगा ना। तो अभी आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।